हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के खास शो हम है PSSM में। आज इस खास शो में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अपने मेडिटेशन की जर्नी में बहुत पहले से ही जुड़ गए थे, पर मेडिटेशन का सही ज्ञान उनको बहुत समय बाद मिला। आइए बात करते हैं रणवीर उपाध्याय जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार सर, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? मेरा नाम रणवीर है। मैं अभी लुधियाना से हूँ। मैंने एजुकेशन में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और अभी मैं जॉब करता हूँ टाटा में। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा है, उनके साथ ही रहता हूँ और मेरा एक भाई है एंड मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। तो जब आप छोटे थे तभी से आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया या इसके पीछे भी कोई और कहानी है? इसके पीछे तो जब मैं छोटा था, जब जहाँ तक मुझे याद है, मैं आई थिंक 5 या 6 साल का होऊंगा, तो मैं शीशे में देखता था। मैं भी देखते वक्त मैं ना ऐसा लगता था कि ये कौन है। तो मैं पूछता था अपने मम्मी से भी, ये कौन है, कहते तुम हो। फिर कई बार मैं अपने आप को देख के मतलब जैसे कहते नहीं कि मतलब विज़न, मतलब ये समझ ये है कौन, मतलब कंफ्यूज हो जाना भी ये कौन है, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही था कि ये कौन है। वो कह रहे तुम हो। फिर मैं उनसे पूछा था मैं कौन हूँ। कह रहे तुम मेरा नाम जो लेते थे वो बोलते तुम रणवीर हो। तो ऐसे मेरे सवाल शुरू से ही रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो पिछले जन्म के संस्कार है वो आगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो ही जाते हैं बाय बॉर्न। तो कई बार क्या है, हमारे मम्मी पापा समझते हैं, सोसाइटी समझती है, कई बार नहीं समझती, क्योंकि आप समाज से हट के कुछ भी करोगे उनको गलत लगता है। तो शुरू में ऐसा ही था। तो मैं अपना फिर लोगों से पूछना बंद कर दिया। मुझे जब भी समय मिलता था मैं बैठता था और अब उस समय मुझे पता नहीं था इसे मेडिटेशन करते कहते क्या करते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लोगों के संपर्क में आया, गुरुजनों के संपर्क में आया, तो मेरा उस समय मेरे को पता लगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन एक अवस्था होती है और उसको यही अवस्था कहते हैं जो मैं बचपन में करता था। तो मतलब आप बचपन से ही ध्यान की पोजीशन में बैठ जाया करते थे? अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही बैठ जाता था। तो किसी को देखा था आपने पहले कभी ऐसे, या फिर आपका मन ही ऐसे कहता था कि नहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर आंख बंद कर लो, शांत हो जाओ? मैंने देखा तो नहीं था, उस समय तो टीवी भी नहीं होते थे। मैं 88 बॉर्न हूँ, तो मेरे टाइम में तो टीवी था नहीं। मैं 7 इयर्स का था तब मैंने शायद पहली बार टीवी देखा था। उस समय इतना था नहीं। और किताबें में मैं नहीं कहूँगा, मतलब ये मुझे खुद भी नहीं पता। मेरे को अपने साथ अपनी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैं ज़्यादातर दूसरों के साथ ऐसा मतलब गॉसिप्स में या कहीं किनारे खड़ के इधर उधर करना, ये सब नहीं। मैं अपने आप के साथ बहुत ही खुश रहता था और मुझे अकेलापन कभी सताता नहीं था। 2 चीज़ें होती है ना, एक अलोन, एक लोनलीनेस। तो एकांत और अकेलापन दोनों में फ़र्क है। तो एकांत तो अच्छी चीज़ है लेकिन अकेलापन गलत है। तो आपको एकांत पसंद था? हाँ, एकांत पसंद था। बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी मुझे पसंद नहीं और ज़्यादातर मैं शांतचित्त रहता था और भूत भविष्य से मैं काफ़ी परे था। मतलब मेरा दिमाग प्रेजेंट में ही रहता था। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं सिर्फ यहीं बैठा हूँ। मुझे आने वाले कल की या अभी मेरे घर पे क्या हो रहा है वहाँ मेरे को कुछ भी याद नहीं आता इतना। तो आई एम जस्ट विद दिस मोमेंट ओनली। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आज इंसान इसी परेशानी में है, या तो वो अपने पिछले पास्ट को सोच के परेशान रहता है या आने वाले भविष्य को सोच के, और इस परेशानी में वो अपने जो वर्तमान में अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देता है। हाँ, ये तो है। ये ना हमारा, जैसे अगर हम पीछे देखें तो अभी किसी की उम्र एक XYZ मान ले 30 साल है, उससे पूछो तुम्हारा 30 साल, उसको पता ही नहीं लगेगा उस 30 साल कैसे उसने ख़त्म कर दिए। तो जैसे कि आँख बंद करके ज़िंदगी जी अगलों ने। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, अगर हम फास्ट चलाएंगे तो हमें आसपास की हैपनिंग्स और सीनरी का कुछ भी पता नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि बेहोशी भरी ज़िंदगी जी है
और जब आप में सजगता आती है तो आप में होश बढ़ता है, जितना होश बढ़ता है उतना ना हमसे गलतियां होने के चांसेस और मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण में हर कोई निर्दोष है। और जब कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट पे होता है तो उससे मिस्टेक्स हो ही नहीं सकती। इवन एक दो बार क्या था, मैं किसी सोशल सर्विस वाले पर्सनस के साथ मैं किसी जेल में भी देखा था, तो कैदियों से पूछा भाई तुमने ये मर्डर कैसे कर दिया, तो वो बोले उस क्षण पता ही नहीं लगा क्या हो गया, मेरे हाथ में बंदूक थी, मैंने गोली मार दी। एक से पूछा भाई तूने ऐसे कैसे किया, कहता मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे हाथ में जो था मैंने वो चला के उसको मार दिया और अब तक पछता रहा है। वो व्यक्ति कह रहा मैं अब तक पछता रहा हूँ, लेकिन गुस्से में मैं वो व्यक्ति था ही नहीं जो वो रियल में था। तो वो हम मैक्सिमम लोग क्या है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से इमोशंस के फ्लड में बहकर वो कुछ कर देते हैं जो एक्चुअल में उनका नेचर था भी नहीं। तो इसे मेडिटेशंस हेल्प करती है कि हम सही गलत का चुनाव कर सकें और हम इमोशंस से भी ऊपर उठ सके। बिल्कुल। क्रोध तो आपके जो एक चेतना है, जो आपका एक कहते हैं ना कि दिमाग जहाँ चलना चाहिए वो आपके दिमाग को रोक देता है क्रोध, और इसी वजह से शायद वो जो वर्तमान में आपको कैसे एक्ट करना है ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अंधेरा छा जाता है। जी जी जी। तो आपकी फैमिली अध्यात्म में थी इसलिए आप आध्यात्मिक थे, या फिर आपका अध्यात्म से जो है ताल्लुकात कुछ समय पश्चात हुआ? ये तो देखिए, अभी मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा रहा। तो बचपन में जब मैं मतलब थोड़ा बहुत तो आ जाता है जिसमें आप संस्कार आ जाते हैं फैमिली में। मेरे दादा परदादा अच्छे थे इस फील्ड में, लेकिन वो मेरी फैमिली के साइड से ना ज़्यादातर कोई मूर्ति पूजा ये सब करता नहीं था। वो मैक्सिमम है कि वो फॉर्मलेस को मानते थे, फॉर्मलेस को ही मतलब समझते थे, भाई आकार में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो मेरी तो पहली मेरे संस्कार ही, और मेरे माता जी के साइड से सभी देवी देवताओं की पूजा करना, और ये तो आई एम द मिक्स्ड वर्जन। तो मेरे को दोनों साइड का पता है, दोनों ज़रूरी है अपने अपने स्तर पर। जैसे कि जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं तो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हमें सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ इस तरह से स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, उन्हें चलना चाहिए। अगर मैं मूर्तियों की बात करूं तो वो भी सही है उनकी भी पूजा करना, बिकॉज कॉन्शियसनेस का रिप्रेजेंट करती है मूर्तियाँ। तो जिसके बारे में भी अगर हम सोचते हैं तो अभी आपको कोई व्यक्ति का व्यवहार पसंद नहीं है, आपको उसको सोचते ही गुस्सा आने लग जाता है। और एक लड़का है, बच्चा है, जिसकी आपको शक्ल और आदतें बहुत पसंद है, जैसे आप उसके बारे में स्मरण करते हो तो आप में आप अचानक से खिलखिलाहट आ जाती है। सिमिलर वे टू दिस आइडोल्स वर्शिप। अगर आप महात्मा बुद्ध की फ़ोटो देखें, मतलब मूर्ति देखें, तो आपको देखते ही ध्यानस्थ अपने आप आ जाता है। तो मूर्तियों का अपना एक विशेष योगदान है। ये तो मतलब एक ऐसी बात आपने कही जिसमें पूरी तरीके से हम एक चीज़ को गलत बना देते हैं, लेकिन हर एक किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी काम का, किसी भी व्यक्ति का अपने अपना एक परिभाषा लेकर चलते हैं। तो आपने मूर्ति पूजा के बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको उंगली पकड़ के चलाते हैं, पर जब बच्चा चलने लग जाता है तो उंगली की ज़रूरत नहीं रहती। यानी कि पूजा पाठ, अध्यात्म और मेडिटेशन का रास्ता कहीं ना कहीं हम मूर्तियों से सीखते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हम उसको अंधविश्वास बना दें या हम उसके पीछे बिना किसी परिभाषा को जाने चलते जाएं। तो रणवीर जी, आपने बताया कि आप बचपन से ही ध्यान करते थे, फिर सब लोगों ने आपको बीच में शायद टोक दिया या आपको कहीं रोक दिया। ये रीस्टार्ट कैसे हुआ मेडिटेशन की तरफ आपका सफ़र? रीस्टार्ट तो कॉलेज में हुआ, जब मेरा, जैसे कि मॉम डैड का कहना था कि ये तो सन्यासी बाबा बनने जा रहा है, ऐसा ऐसा, तो तुम्हें तो हमने पढ़ाया लिखाया, कैसे रास्ते पे चल रहे हो, इंजीनियर हो, वही उन्होंने कल्चर दिया। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो तुम अपने रास्ते खुद चुन सकते हो, चूज़ कर। तो मैंने बस वही बात को फॉलो किया, और साथ ही साथ मेरी कुछ, जैसे हमारा स्वभाव होता है, मन होता है, वैसा इंटरेस्ट बनता है, और वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। तो बाय द कंपनी ऑफ गुड पीपल्स आई केम टू दिस पाथ। बट वो मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो मैंने उस समय थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, तो उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई। और बिफोर डैट अगर मैं बोलूँ तो बीच बीच में मैं करता रहता था, ऐसा नहीं बिल्कुल ही अनटच्ड हो गया। तो मैं ज़्यादातर ओम चैंटिंग हो गया,
और प्राणायाम्स कुछ हो गए, तो उसके साथ मैं कनेक्टेड था। तो वो एक अच्छा स्टार्ट रहता है। आप एक स्टूडेंट लाइफ में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंजीनियरिंग करना अपने आप में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब ज़्यादातर स्टूडेंट स्ट्रेस फील करते हैं। तो आपको उस समय में ध्यान ने या आपके स्वभाव ने किस तरीके से हेल्प किया? देखिए, अगर तो मैं बात करूं कि ध्यान नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है और फियर रहता है कि मैं फ़ेल हो गया तो, और ये भी होता है एग्ज़ाम का प्रेशर कि ये क्या पूछेगा पेपर में, क्या आएगा, लॉट ऑफ टेंशन्स। बट अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सबसे पहले तो आपकी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही बढ़ती है, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कुछ भी तैयारी करते हो तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और डर भी नहीं लगता फेल होने का, क्योंकि ब्रॉडर विज़न आता है। आपकी लाइफ एक दिन का अगर आप देखोगे तो क्या वैल्यू है, अगर आप पूरी लाइफ के स्पैन की बात करो 60 या 70 जितना भी नेचुरली बंदा जीता है, तो एक दिन और एक क्षण की वजह से हम पूरी लाइफ को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इतना करेज मिलता है आपको, क्योंकि बेसिक सारा खेल ही क्लैरिटी का है। अब हमें अपनी लाइफ की एक वैल्यू का पता लगता है कि असल में ज़िंदगी है क्या, क्या ज़िंदगी सिर्फ एक क्षण है जो किसी ने ख़राब कर दिया तो हम पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। तो हमें इतना करेज मिलता है कि हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और गलतियाँ मानते भी हैं कि हमारी गलती है, जहाँ माननी होती है मानते हैं और उसको मूव ऑन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो करेज ऐसे तो मिलेगा नहीं आप अगर ना मेडिटेशन करो। और उस समय तो ऐसा होता था कि वो भाई उसका तो प्लेसमेंट हो गया और हमारी हुई नहीं, तो दूसरे घर हमारे पेरेंट्स से बात करें भी मेरे बेटे का हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, तो ऐसे भी प्रेशर्स आते हैं। तो हमें क्लैरिटी थी कि जिसने ज़िंदगी दी है उसने पूरा रंगमंच तैयार रखा है, हमें बस चलना है। तो वो सब ये डर वर नहीं लगता है, प्रेशर वेशर इतना फील नहीं होता। लेकिन उसके लिए क्लैरिटी की होना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। और ये क्लैरिटी आपको मेडिटेशन के थ्रू? हाँ, बिना उसके तो मिल भी नहीं सकती, क्योंकि दुनिया तो बाहर बैठी है आपको मिसगाइड करने के लिए। और अगर आप बात करो अपने जितने भी बड़े जो सलाह देते हैं या आपके फ्रेंड सलाह देते हैं, वो वही सलाह देते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में नहीं अचीव किया होता है, और वो चाहते हैं कि ये बच्चा कर ले। अब हमारा लाइफ का गोल असलियत में क्या है वो कैसे थोप सकते हैं? हमें अपने गोल्स हमें खुद निकालना चाहिए अपने अंदर से स्वाध्याय करके कि असलियत में मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। किसी ने कहा मुझे कि मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैंने मान लिया मैं अच्छा हूँ, किसी ने कहा या आपने कहा कि मैं बुरा आदमी हूँ तो मैंने मान लिया मैं बुरा आदमी हूँ। हम तो दूसरों के मत का शिकार हो रहे हैं। हमारी असली पर्सनैलिटी क्या है वो तो स्वाध्याय से ही पता लगेगा। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन। तो अभी स्वाध्याय करने के लिए 2-3 चीज़ें तो ज़रूरी है। आपको अपनी जो जगत ने पर्सनैलिटी दी है उसको तो पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, कि वो तो छाप आ गई ना। तो अपने आप में अगर मैं गुस्से वाली पर्सनैलिटी हूँ तो मैं दबा रहा हूँ गुस्सा, तो एक दिन वो फटेगा। तो मुझे ये पहले तो एडमिट करना पड़ेगा, यार मेरा नेचर तो एंग्री यंग मैन का है। अब उसको पहले एक्सेप्ट करोगे तभी तो इम्प्रूव करोगे। और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करें, हम बहुत ज़्यादा गहरे में दबाते हैं, फिर एक दिन ऐसा इंसिडेंस होता है जब सभी कहते हैं यार ये ऐसा तो नहीं था, ये कैसे, वो अंदर दबी हुई चीज़ें बाहर आती है। अब आप कप लो, चाय का कप, किसी ने आपको धक्का मारा तो उसमें से कॉफ़ी थोड़ा गिरेगी, चाय गिरेगी ना। तो जो अंदर है वही बाहर निकलेगा, बस दुनिया आपको पुश करती रहती है। तो यहाँ ना ये दुनिया इतनी अच्छी है कि ये सारे लोग हमारी डेवलपमेंट के लिए है। सब लोग हमारे मतलब जो हमारा पाथ है, हमारी जर्नी है, उसमें हेल्प करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई किसी रूप में करता है, कोई प्यार से करता है, कोई दूसरी तरीके से करता है। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए सब लोग हमारे जर्नी का पार्ट है और हमें सुधारने और इम्प्रूव करने ही आए, तब तो जीवन आसान हो जाएगा। और साथ साथ इतने भी बुद्धू ना बने कि अगर आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है तो आपको समझ ना आए अच्छा करने के चक्कर में, क्योंकि दुनिया यही कहती है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। फिर वो व्यक्ति अच्छाई छोड़कर बुराई पकड़ने लग जाता है, क्योंकि वो कहता है यार अच्छा करके तो मिला क्या। बट अगर आपका नेचर जो है आप इसलिए चेंज कर दोगे कि दूसरे बंदे ऐसे हैं और गलत रास्ते पे चलने वाले कामयाब हो रहे, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हमें अच्छाई, अगर हमारा नेचर अच्छा करने का तो हमें अच्छाई मेंटेन रखनी है, उसका नेचर बुरा करना है तो बुरा कर रहा है, हम दोनों को अपने रोल्स प्ले करने हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान के रास्ते पे चलते हैं। अब पहली बार आपने आनापानसती ध्यान कब किया था और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि आप तो ध्यान हमेशा से करते आ रहे थे, ये आनापानसती ध्यान आपको कैसा लगा? आपको करके अच्छा लगा या आपके क्या अनुभव थे? मैं इसमें बताऊंगा, जिन्होंने मुझे कहा था कि पात्री जी आ रहे हैं चंडीगढ़, हम चलेंगे,
तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे। तो उससे पहले भी मुझे वो इस रास्ते पे जो कुछ ना कुछ मैसेज भेजते रहते, मैं पाते जी की इंटरव्यू वगैरह सुनता रहता था, कभी मिला नहीं था। तो और एंड मौके पे क्या हुआ, मैं ड्यूटी से ऑफ ले रहा था क्योंकि दोपहर को निकलना था जाने के लिए चंडीगढ़। तो वो कहते अरे तुमने अभी ऑफ तो नहीं किया? मैं कहा नहीं नहीं, क्या हुआ? कहता अभी मत करना यार, मेरा अभी पक्का नहीं है मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मैंने कर दिया ऑफ, अब तुझे चलना पड़ेगा। तो वो उनका प्लान थोड़ा मिस हो रहा था, जस्ट बिकॉज मेरी कन्विक्शन थी कि ये नहीं मेरे को करना जाना है। तो वो मैं और वो साथ में गए, वहाँ पहली बार किया। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा आसानी से अपने अंदर उतर पाते हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी मेडिटेशन करो। ऐसे काफ़ी लोगों की बीमारियाँ भी ठीक होती है, नो डाउट, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। तो मैं पता ही तब लगा जब बीमार हो। आदमी डॉक्टर को याद तब करता है जब घुटने में दर्द होता है या कोई बीमारी लगती है। मैं तो पहले ही वहाँ पहुँच गया, उनके दर्शन हुए, पहली बार देखा और मेस्मराइज, काफ़ी शांत महसूस हुआ। बहुत लोगों की वहाँ पे गैदरिंग थी, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस का महसूस हुआ इतनी भीड़ में भी, मेडिटेशन के बाद भी। जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर है फिर भी मैं शांत हूँ, मुझे शांति का अनुभव हो गया था और काफ़ी दिनों तक ये बरकरार रहा ऐसा। तो मेरा तो अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। आपकी फैमिली में भी सभी लोग ध्यान करते हैं? अलग अलग तरीके की फैमिली में लोग हैं। तो जैसे कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने वाइफ को इस रास्ते पे पहले ही जोड़ लिया था। मैं कहा चलो एटलीस्ट पार्टनर इसमें कोई ट्रबल क्रिएट ना करे, बेटर है कि पहले ही उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करा दो। नहीं तो जनरली होता है कि वाइफ के कुछ और मत होते हैं इसके, और तो वो तो करने लगी, बच्चे कर रहे हैं। मम्मी का ज़्यादा रुझान है भक्ति भाव में। तो एक भक्त बहुत जल्दी परमात्मा को पा लेता है, मेरा मानना है, क्योंकि भक्त के भोलेपन से और भक्ति भाव से परमात्मा काफ़ी जल्दी उन्हें प्राप्त होते हैं। भक्ति भाव, भक्ति मार्ग भी एक तरीका, सारे मार्ग है जो आपके उस स्टेज तक ले जाते हैं। पिताजी मेरे थोड़े से स्ट्रिक्ट है, तो वो योगा प्राणायाम और वो भी ध्यान करते हैं, लेकिन वो आनापानसति नहीं, उन हर एक के अपने अपने होते हैं ना मास्टर्स, तो उनका करते हैं। और बाय बर्थ से तो कोई भी नहीं है, अगर मैं बोलूँ जब से मैं देख रहा तो पहले कोई नहीं करता था। धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, जैसे आप माहौल क्रिएट करते हैं तो उसमें लोग अपने आप देख देख के भी यार ये इतना इम्प्रूव हो गया तो हमें भी इस रास्ते पे चलना चाहिए। और जनरली ये होता है, हम इतने वीक पड़ जाते हैं शुरू में जब मेडिटेशन करते हैं, तो हम दूसरे बदले न बदले हम जो कर रहे हैं अच्छा वो छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ लकीली ऐसा नहीं हुआ, तो ये चलता रहा। अच्छा, तो आप पहले भी ध्यान करते थे और अब भी ध्यान करते हैं। आप अब क्या आपने पिरामिड में ध्यान किया, और अगर किया तो आपके पहले वाले ध्यान से आपको नया क्या अनुभव हुआ पिरामिड में ध्यान करके? थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूँ ना अपने, अगर आप ही देखो मेडिटेशन ऐसा है, जैसे आंख बंद करोगे तो जो विचार नहीं भी आ रहे वो भी आएंगे। तो सभी लोग ये कहते हैं आज 20 मिनट ध्यान किया, बहुत डिस्टर्ब रहा, आज मज़ा नहीं आया ध्यान का। तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स है या बार बार हमें विचार आते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, और आपका स्पीड ऑफ मतलब जितनी जल्दी आप उस तुरीय अवस्था जो नो माइंड वाले स्टेज पे पहुंचते हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि पिरामिड की अपनी एक शेप ही ऐसी है, जैसे अगर आप मंदिर की बात करो तो मंदिर हमेशा ऐसा रहता है और ऊपर ऐसा मतलब कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने की पोजीशन ही यही है। तो उसमें हेल्प मिलेगा, मिलता ही है, सभी को मिलेगा। और अकेले करना और संग में करने का एक अपना ही एक अनुभव है। संग में आपकी एनर्जी काफ़ी जल्दी अपलिफ्ट हो जाती है। तो अच्छा ध्यान। तो जो लोग ध्यान नहीं करते, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा तो ये है कि मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जब मैं मेडिटेशन करता था और उसके बाद मैंने मतलब ज़्यादातर हिंदुस्तान पूरा घूमा नहीं था, तो मैंने जॉब वगैरह छोड़ी थी। तो उस समय मेरे पास अच्छे पैसे थे तो मैं निकल गया भ्रमण पे। मैं सारा घूमा, लेकिन जो मुझे तृप्ति चाहिए थी, मुझे लगा शायद घूमने वाले भी तो फ़ोटो डालते एंजॉयड अलॉट और ये देखते हैं क्या होता है घूम के, और क्या उस लेवल का अनुभव होगा जो हमने ध्यान में पाया। मैंने घूमा तो मुझे उस तरह का अनुभव हुआ नहीं। वो कारण क्या था कि सांसारिक चीज़ों से ना आपको 1-2 गुना अच्छा अनुभव हो सकता है, लेकिन ध्यान में आपको हज़ारों गुना अच्छा अनुभव होगा और तृप्ति का भाव बहुत ज़्यादा आएगा। हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं
वो सब उसका जो एंड गोल है वो कंटेंटमेंट ही है। सभी हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना। अब किसी को नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, तो वो क्यों चाहिए बड़ा घर बड़ा गाड़ी? ताकि तृप्ति की अनुभूति कर सके। और तृप्ति की अनुभूति तो आपको ध्यान में हो ही सकती है, आसान है, तो ज़रूर करें। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक नहीं हुआ आप आगे नहीं कर सकते। और ऐसा ये भी नहीं है कि कोई मुश्किल काम है, सिर्फ 15-20 मिनट का समय लगता है, आपने उतना ही निकालना है। अभी मैंने अपने दोस्तों का और फ्रेंड्स का देखा, इंस्टाग्राम पे वॉच आवर्स आजकल आता है ना, टाइम स्पेंड, तो किसी का 1.5 घंटा आ रहा है, किसी का 1.25 घंटा आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम पता क्या है, आदमी अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही खाली होता है फ़ोन खोल लेता है, मैसेज आया नहीं फिर भी मैसेज चेक करेगा, इंस्टाग्राम पे रील चेक करेगा, चेक करते करते वो भूल जाता है कि वो है कहाँ। तो समय तो ऐसे खुश। तो अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास 24 घंटे है, हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो है। क्योंकि देश के पीएम के पास भी 24 घंटे है, हमारे पास भी 24 घंटे है। हमें अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। और ये लाइफ बड़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि अपनी संस्कृति में बताया जाता है कि 84 लाख योनियाँ क्रॉस करके ह्यूमन लाइफ मिली है। तो इसको एक एक पल तो इतना कीमती है, अगर आप 84 लाख से कंपेयर करो तो वहाँ इतना मिलियंस ऑफ टाइम्स हमने स्पेंड किए, ख़राब किए, या जो भी है। अभी जो टाइम मिला है तो उसे सजगता से, अवेयरनेस के साथ ध्यान में उतार के, और ध्यान अच्छी चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं सारा दिन करना है। जैसे नहाना अच्छा तो सारा दिन नहाएंगे क्या? नहीं ना। अब सारा दिन नहाएंगे तो प्रॉब्लम है, बॉडी गल जाएगी। मेडिटेशन अच्छी चीज़ है, सिर्फ रिचार्ज करने के लिए और अपने अंतर्मन की यात्रा करने के लिए, और आत्मा से परमात्मा का मिलन है। मेडिटेशन इज़ द फूड फॉर योर सोल। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए है, लेकिन सोल की प्यूरिफिकेशन, सोल की जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए तो मेडिटेशन ये एक फूड का काम करती है सोल की। तो हमें समझना चाहिए कि हम मिस क्या कर रहे हैं। जनरली अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग नहीं करते। अभी हमारी सोसाइटी में अभी जाके देखो तो काफ़ी बाबा लोग बदनाम हो गए, क्योंकि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी और बोर्ड तो है नहीं जो अप्रूव करा है इज़ अप्रूव्ड बाबा, ऐसा तो नहीं है। आस्था के नाम से सब जुड़ते रहते हैं, तो आस्था के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर एक आपको जगह से धोखा मिलता है तो वो आपकी जो भी है जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। यू हैव टू स्विच योर बस। अगर बस एक ख़राब होगी तो आप ड्राइवर को थोड़ा कोसते रहोगे, या कैसा आदमी है, तो आप जर्नी पे ध्यान दोगे, बस के ड्राइवर और बस के मालिक को पग पीटने लग जाओगे। तो हाँ, मेरा सजेशन ये है कि जस्ट बी लिटिल अवेयर कि आप जिस भी गुरु के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्या मतलब सही भी है कि गलत है, क्योंकि समय तो वापस आएगा नहीं जो भी आपने बताया। हाँ, लेकिन आपकी जर्नी ऐसा नहीं रहेगी कि अधूरी रहेगी। जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो तो जेन्युइन है, समझे? तो हमें उस ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, राइट? जैसे कि सनलाइट से मतलब रखो, किस विंडो से आ रही है डजेंट मैटर, सनलाइट तो प्योर है ना। वो तो जैसे मीडियम है, उन्हें अपने कर्मास हैं जो भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत लोग इस तरह, इसके डर की वजह से भी कुछ लोग ध्यान में नहीं आते और बताने से भी डरते हैं, अरे बाबा के चक्कर में पड़ गया हमारे। और ये राइट टाइम है करने का। इस समय बहुत सारे गुरु लोग अलाइव हैं, आने वाले समय में मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से मीडिया और टीवी चल रहा है तो वैसे ही नहीं किसी को प्रचार प्रसार करने देगा। देन कलयुग है, अभी सही समय है। फिर मुझे नहीं लगता कि आज से 30-40 साल बाद इन्वायरमेंट भी आपका साथ देगी, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा, आप सांस ही नहीं ले पाओगे। आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी, आप आधे घंटे क्या 10-15 मिनट भी बैठ नहीं पाओगे। सो बेस्ट है कि यंग एज में कर लें, और जब पता लगे तब भी करना स्टार्ट करें कि इट्स नेवर टू लेट, इट्स लाइफ लॉन्ग जर्नी, इस जन्म में भी आगे भी। तो अब जैसे अच्छा फूल होता है ना, सूखा हुआ फूल तो कोई चढ़ाता नहीं परमात्मा को। तो जो यंग बच्चा करने जाता है कहते हैं अरे ये तो बूढ़े लोगों का काम है, क्योंकि ऐसा माना गया है ना, जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे, सब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, तब करना। तब तुम रहे ही नहीं फिर, या तब तुम में शक्ति ही नहीं रही इतनी, तब तो मुश्किल हो जाता है। तो जिस भी एज ग्रुप में है वहीं से स्टार्ट करिए, और अच्छी चीज़ है, ट्रस्ट में, किसी के बहकावे में मत आए। तो सर, कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना तो ये एक भ्रम है, या गुरुओं ने इस तरीके का भ्रम फैला दिया है क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है, इसके पीछे का तो कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है। तो आप बताइए कि क्या ऐसा है कि आपको भी लगता था कि साइंटिफिक है या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है,
और सभी के लिए, सभी का भी ऐसे ही होता, अरे इतना बोला मेडिटेशन फ़ायदा क्या है। तो अगर आप बॉडी लेवल पे बात करोगे तो आप गूगल उठा के चेक कर लो कि मेडिटेशन करने से क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको ये भी दिखेगा कि कई सारे साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश भी किए हैं कि मेडिटेशन करने से ग्रे मैटर जो ब्रेन का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल के कंपैरेटिवली। और अगर आपको कोई याददाश्त से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके कोई अल्जाइमर रिलेटेड इशू, ब्रेन के कितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सारे के सारे मेडिटेशन में पावर है रिजॉल्व करने की। और आपके न्यूरॉन्स भी पूरे चार्ज अप रहते हैं। किसी तरह की कोई भी शारीरिक इश्यूज़ हैं वो हम हील कर पाते हैं। आप ये भी जान के बड़े हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में 37.5 ट्रिलियन अप्रॉक्स सेल्स हैं। तो और एक सेल का जो वोल्टेज है 0.07 वोल्ट है। सो इतनी बड़ी पावर हाउस है हमारे पास ऑलरेडी, और हम इसको छोटा समझ रहे हैं, हम कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहे हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है। अगर अब वैसे भी अगर आप न्यूरॉन्स का 3D इमेज देखोगे और हमारी मिल्की वे का 3D इमेज देखोगे, दैट इज़ वेरी सिमिलर। तो हम अपने आप में ही ब्रह्मांड है, और हमारे शरीर के अंदर भी कई सारे चीज़ें ऑलरेडी चल भी रही हैं, मतलब जीवन भी दे रहे हैं और मृत्यु भी, और बैक्टीरियाज की लाइफस्टाइल चली रही है। और मेडिटेशन से आपका ब्रेन भी अच्छा रहता है, आपकी बॉडी हेल्थी रहती है, और जो कैंसरस जैसी चीज़ें, कैंसर तक लोगों के ठीक होते हैं। क्योंकि कैंसर बेसिकली है क्या कि एक सेल्स की ग्रोथ जो इन्फिनाइट हो गई है, अब रुक नहीं रही है। तो वो लोगों में कैंसर आजकल तो आम बात हो गई है। पहले होता था बहुत अमीर लोगों को कैंसर और ये सब होता था, अब आम बात इसलिए हो गई क्योंकि हमने अपने हैबिट्स को काफ़ी चेंज कर दिया है, और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कई सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी, आपका माइंड अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं, अगर बच्चे करते हैं, अगर आप बच्चों को 5 से 13 साल के बीच में मेडिटेशन की आदत डालते तो उनको इंट्यूशन लेवल इतना शार्प हो जाता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता लगने लग जाती है। क्योंकि उस 5 ईयर्स तक ब्रेन 95% डेवलप हो जाता है। तो कई सारे एड्स में भी दिखाते थे पहले, लेकिन बाकी का 5% डेवलप करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो और उस समय ब्रेन एक शेप ले रहा होता है। तो उसी समय मेडिटेशन की आदत डालना और एक कैरेक्टर बिल्ड करना पेरेंट्स का काम है। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है जस्ट बिकॉज कि यूथ का कैरेक्टर ही नहीं है, वो शख्सियत क्या है उसे खुद भी नहीं पता। तो कैरेक्टर बिल्डिंग बचपन से ही हो जाना चाहिए। ये हमारा काम है एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चों के इस रास्ते पर डालें। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेरे से ज़्यादा बेटर तो आपको गूगल बता ही देगा। तो मेरे हिसाब से आप गूगल भी कर लें, और फ़ायदे के लिए ना करें। अगर आप देखो हर समय फ़ायदा करोगे तो हम, ये तो व्यापार हो गया ना। ज़्यादातर तो आपसे चीज़ें छूटेंगी, जो आपकी गलत आदतें हैं, गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, वो सब छूटेंगी और आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी बन के निकलोगे। ये मेरी गारंटी है आपको। पल पल समय बीत जाएगा। अगर आपने अभी भी अपने जीवन को बहुत बहुमूल्य ना समझकर ध्यान नहीं दिया तो ये आप अपना नुकसान करेंगे। मेडिटेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं का विकास कर सकते हैं, और ये सभी बातें हमें बताई आज रणवीर सर ने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ज्ञान इतना एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का। आपने पेशेंसली मुझे सुना और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी इस जर्नी को एक्सप्लेन कर पाया थोड़ा बहुत, जो भी रहा। धन्यवाद। हमें PSSM की इस कड़ी में बस अभी इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।